बॉन्ड पॉलिसी एक्चुअल में ये 2020 में आई थी, नवंबर 6, 2020। तो सबसे पहली बात इन्होंने उस टाइम ये कहा था कि आपको हर साल 10 लाख रुपए देने होंगे एडमिशन से, मतलब जिस टाइम हमारा एडमिशन होगा उसी टाइम हमें एफिडेविट देना होता है 10 लाख रुपए का, और हर साल 10-10 लाख होके इसमें से माइनस हो जाता है हमारी ट्यूशन फीस, और ये टोटल 4 साल का 36 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो ये सारी अमाउंट गवर्नमेंट हमारी पे करेगी इन केस अगर हम 7 साल यहाँ पर हरियाणा में जॉब करते हैं तो। पर यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जब जॉब है ही नहीं तो हम जॉब करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात हमारी यहाँ पर ही थी कि हमें कुछ इंश्योर करिए कि आप जॉब देंगे। पर फिर बात आगे फिर इन्होंने कहा भी था कि ऐसे जॉब सिक्योरिटी वगैरह, पर इन्होंने कुछ खुद से कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हमें इस बात का। मेरा नाम प्रतुल है, मैं MBBS 21 बैच की छात्रा हूँ PGIMS रोहतक में। मैं पटना बिहार की मूल निवासी हूँ। मैंने ये कॉलेज इसलिए चुना है क्योंकि ये कॉलेज हरियाणा का टॉप मोस्ट कॉलेज है, इसकी मेरिट इतनी हाई है। यहाँ सारे ही अच्छे रैंक, अच्छे 22 साल बच्चे का दाखिला मिलता है यहाँ पे, और यहाँ की पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे चुना। लेकिन ये बॉन्ड पॉलिसी के कारण इस साल हम अगर देखें तो जो फर्स्ट राउंड AIQ हुआ था, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो हुई थी फर्स्ट राउंड, उसमें टोटल 37 सीट्स होती है, जिसमें से केवल 3 ही उठाए गए हैं बच्चों के द्वारा। ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पर आना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना भारी बॉन्ड उन पर लगाया गया। इनमें से केवल 3 सीट्स भरी गई हैं, जिसमें से केवल 1 ने रिपोर्ट करा। 2017 में जो बॉन्ड पॉलिसी आई थी उसका था फॉर्मेट कंपल्सरी बॉन्ड सर्विस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। वो बॉन्ड पॉलिसी जहां तक है पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, उसका कोई विरोध नहीं हुआ था। जैसे आज की ये बॉन्ड पॉलिसी है उसका विरोध हो रहा है। क्यों? उसके कुछ तर्क बता देता हूँ। उसमें ये था कि जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है MBBS के बाद, तो ये कंपल्सरी है कि आपने सरकारी संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करी, तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पे सर्व करें। 2 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, और अगर आप उसमें असमर्थ रहते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उसका बॉन्ड ब्रीच अमाउंट है जो कि 25 लाख वो आपको सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिफाई करता है कि अगर आप सरकारी संस्थानों से पढ़ रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पे सर्विस करें। उसका कोई भी अपोज में नहीं आए थे। क्यों? उसका कारण ये है कि उसमें जो हमारी टू पार्टी थी, एक तो कैंडिडेट और दूसरा इंस्टीट्यूशन, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें तीसरा कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं था। जब तक बैंक इन्वॉल्वमेंट है, छात्रों को ये चीज समझ में आ चुकी है, सीधा सरकार की तरफ से उनको ठगा जा रहा है, और ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा लगाते हैं, ऐसे सबको पता है हरियाणा में ऐसा होता ही है कि सेक्स रेशो भी एज कंपेयर कम ही है। मतलब मैं नॉर्मल एक बहुत ही मध्य वर्गीय फैमिली से हूँ, जहाँ पर इतना ही है कि मेरे फादर जो हैं पहले क्या कहते हैं रोडवेज में कंडक्टर थे, अब इंस्पेक्टर हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि 40 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है कि घर वाले इतना दे सके। तो सबके ही फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर, जितना मुझे लगता है, जितने मेरे यहाँ पर दोस्त हैं, वो यही चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जारी रहे। और एक और बात कि मेरी बहुत सारी दोस्त हैं यहाँ पर जो 80,000 रुपीज़ भी ऐसे क्या कहते हैं मतलब बैंक से लोन लेके करते हैं, तो फिर वो 40 लाख कहाँ से लाएंगे। इनका बस चले तो जी सारे डॉक्टर्स को ही खरीद के यहीं पे बेच देंगे। और जी जो इस बॉन्ड पॉलिसी के मुख्य तर्क हैं, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन द कैंडिडेट, इंस्टीट्यूशन एंड द बैंक। मैं सरकार से यहाँ पे खड़ा होकर ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को एक वजह दे दो कि जिससे आपको बैंक की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी। क्या यूज है उसका? पहले भी तो बहुत सारे राज्यों में, जहां हमारे 29 राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बॉन्ड सर्विस है और बच्चे खुशी खुशी करते हैं। लेकिन बैंक का इन्वॉल्वमेंट साफ रूप से दिखा जा रहा है कि ये सरकारी संस्थानों का निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों को बैंक के ऊपर कर्जदार बनाया जा रहा है, और ये पॉलिसी है इनकी। There is a kind of lack of communication between the government and the students at this stage. What I would like to say on behalf of the entire RTA is that this
particular communication must be initiated at the earliest. Now, since there has been no solution yet for the students, right? It's been almost 3 weeks since they have been protesting. So I think it's high time that there must be a solution to this, and we have initiated our protest in the form of observing pen down in the OPD. We have done that on Saturday also. No services were disrupted, but for that you cannot treat us as slaves. It is very important for the higher authorities to understand that these people work day and night, the students study day and night, and when they become doctors, they work day and night just to serve the people. So we are here to serve the people. But once you make us bonded, and that for 7 years, that's a pretty long time. The academics suffer, and not only that, if there are students who wish to go to other institutes, other specialized institutes, then that becomes kind of a hindrance to their academic growth as well. When you're asking someone to pay a tune of 36 lakhs, and whether you are paying it in EMI or whether you're paying it at one go, you are asking for an amount from the student. Whereas if you see good institutes in other countries and all that, they are not self-financing institutes. So the entire concept of introducing a self-financing system in higher education seems to be faulty, because higher education is something that must be encouraged by the government and not posed as a burden on the students, because that's exactly what our country needs now. So if we need higher education to prevail in Indian society, then in that case self-financing institution is not the right way to